अयोध्या मामले में समाअत का सिलसिला जारी है। सीजेआई ने आज मुकर्रर वक्त का हवाला देते हुए कहा कि 32 रोज हो चुके हैं। सीजेआई ने मुकर्रर वक्त का हवाला तब दिया जब निर्मोही अखाड़ा के वकील ने 20 मिनट का वक्त मांगा। सदियों पुराने विवाद मामले में फैसले की घड़ी करीब आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट को यह समझाना है कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था या फिर वहां पर मस्जिद का अस्तित्व था। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमाम पक्षकारों को यह स्पष्ट कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद एक भी अतिरिक्त दिन पक्षकारों को बहस के लिए नहीं दिया जाएगा। यानी कि अब 18 अक्टूबर से पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना अहम फैसला सुरक्षित करेगा और 17 नवंबर से पहले जो लोगों की आस्थाओं से ज्यादा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था, उसमें अपना अहम फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह बताएगी कि विवादित स्थल पर भगवान श्री राम का अस्तित्व था या फिर वहां पर एक मस्जिद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अब सिर्फ 10 दिन बचा है, जिसमें तमाम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि विवादित स्थल पर राम का जन्म स्थान था या वहां पर एक मस्जिद भी थी। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के एनआरसी के हवाले से बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के कारकुनान ने वजीर आला की रिहाइश गाह के बाहर मुजाहिरा किया। मोर्चे के कारकुनान ने मुतालबा किया कि वजीर आला केजरीवाल को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली पूर्वांचल मोर्चे के सदर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली के बीजेपी सदर मनोज तिवारी के ताल्लुक से एनआरसी का बयान काबिल मजम्मत है। बुलंदशहर के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार मामले में कत्ल के कलीदी मुलजिम बजरंग दल के लीडर योगेश राज को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के हवाले से उनके वकील बरुणु भूषण ने मीडिया को तफसीलात दी हैं। 124 ए के अतिरिक्त अन्य सभी धाराओं में पूर्व में जमानत हो चुकी थी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे 124 ए में जमानत दे दी गई है। जब उसका आदेश प्राप्त होगा तो अभी लगता है संभावना 3-4 दिन में उसकी रिहाई हो जाएगी। कितने सर लोगों की योगेश राज से अलग कितने और लोगों की जमानत हुई है? इस पूरे प्रकरण में लगभग अब तक 22 लोगों की जमानतें हो चुकी हैं और 44 लोग इसमें बंद हुए थे। जिन लोगों पर अभी तक मर्डर का चार्ज है, उनमें से किसी की जमानत अभी तक नहीं स्वीकार हुई। योगेश राज पर भी सर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है? योगेश राज मर्डर का चार्ज नहीं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने केसीआर हुकूमत को झटका दिया है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान और जस्टिस ए. अभिषेक रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने डेंगू के बढ़ते केस पर तशवीश का इजहार करते हुए रोकथाम के इक़दाम करने का केसीआर हुकूमत को मशवरा दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना में डेंगू के 138 केस थे, जो बढ़कर 300 से जायद हो गए हैं। वाज़ेह है कि महकमे सेहत के ओहदेदार रोकथाम के इक़दाम की बात करते हैं। हाईकोर्ट ने डेंगू के बढ़ते केसेस पर काबू पाने में नाकामी की सूरत में महकमे सेहत के चीफ सेक्रेटरी को समन जारी करने की वार्निंग दी है। विजयवाड़ा हनुमानपेट पुलिस क्वार्टर्स में सर्कल इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 1989 बैच से ताल्लुक रखने वाले सूर्य नारायण ने अपने ही मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उनसे जूनियर ओहदेदारों को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी, जिससे वो हमेशा नाराज थे। फिलवक्त वो एलूर रेंज में वीआर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। तेलंगाना के जिला सूरपेट में नेशनल हाईवे 65 पर प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है। विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली बस पलट गई और सड़क से नीचे गिर गई। इस बस में 49 मुसाफिर सवार थे। हादसे में 10 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को करीबी गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर मुसाफिरीन को हैदराबाद पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए इमामों को तनख्वाह देने के मामले में बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल को निशाना बनाया था। बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता का कहना था कि केजरीवाल मंदिरों के महंत को क्यों नहीं तनख्वाह देते। वहीं इस मामले में मजहबी रहनुमा साजिद रशीदी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये फ़ायदा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की इमामों की तनख्वाहें बढ़कर मिल रही हैं और टाइम पे मिल रही हैं।
प्राइवेट इमामों को तनख्वाहें मिल रही हैं और इंशाल्लाह वो भी टाइम पर मिलेंगी। दूसरे ये है कि जिस तरह से ये रिफाई काम कर रहा है कि तबरेज़ अंसारी को पैसा दे के आया, हाफिज़ कारी उवैस को पैसा देकर आया, स्कॉलरशिप बच्चियों को दे रहा है और बहुत सारे काम जो इसने किए हैं। अभी ऐलान किया है इन्होंने एक प्रोग्राम में कि 40 लाख रुपया जो है मैं रिफाई कामों में लगाऊंगा। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। पहले वक्फ बोर्ड में पैसा ही नहीं था लोगों को देने के लिए। बेवाओं की पेंशन रुक जाया करती थी, 200 250 रुपये बेवाओं की पेंशन होती थी, वो रुक जाया करती थी। तो आज वक्फ बोर्ड के पास पैसा है और सवाल यह है कि पैसा होना ये बड़ी बात नहीं है, पैसे को सही उसका इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि अमानतुल्लाह इसको सही इस्तेमाल कर रहा है और सरकार को इसका अगर फ़ायदा हो जाए तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। मुरादाबाद की एक वीडियो वायरल हुई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन पुलिस वाले जाल डालकर बेकाबू बॉडी बिल्डर को काबू कर रहे हैं। ये नौजवान खुद को बॉलीवुड अदाकार सलमान खान का बॉडीगार्ड बता रहा है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में आज एसएसबी के 82 ट्रेनिंग कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड हुई। खास बात यह है कि उनमें से अक्सर नौजवान शहीद हुए एसएसबी एहलकारों के घरों से ताल्लुक रखते हैं। साल भर की ट्रेनिंग के बाद ये कैडेट एसएसबी में बाकायदा तौर से शामिल कर लिए गए हैं। उनमें 46 मर्द और 36 खवातीन शामिल है। पीओपी के दौरान मुख्तलिफ जुमरों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जवानों को अवार्ड से भी नवाजा गया। ये एहलकार अब भारत भूटान सरहद पर तैनात होंगे। इलाहाबाद के खल्दाबाद की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक शख्स को ऑटो के साथ बांधकर कहीं ले जा रहे हैं। खबर है कि इस शख्स का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है और ये शख्स लोगों पर पत्थर मार रहा था, जिसके बाद उन लोगों ने ये कदम उठाया। इस मामले पर पुलिस ओहदेदार ने तफसीलात दी हैं। जो कुछ जानकारी अभी तक आई है खुल्दाबाद थाने को, वो ये है कि संभवतः स्टेशन के आसपास का ये कोई ऐसा है जो विक्षिप्त या अर्धविक्षिप्त आदमी है जो लोगों पे ईंट पत्थर चला रहा था। लोगों ने पहले मना किया और बाद में उसको बांध करके कहीं दूर छोड़ने के लिए एक ऑटो टेम्पो से ले जा रहे थे। जो ले जाने का तरीका है बांध करके वो गलत था। फिलहाल ऑटो वाले की अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह से देख रहे हैं, कहीं से नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। बहुत जल्दी हम ऑटो वाले को पता कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वो कहाँ लेकर के गए और कौन से वो लोग हैं जो इस प्रकार से उसको उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और स्वयं कार्रवाई करने के बजाय। और हम उसकी जानकारी कर लेंगे कि कौन लोग इसके पीछे रहे हैं या ऑटो वाला कौन है, और फिर जैसी भी उनकी नीयत रही होगी और जैसे इसमें विधिक कार्रवाई रहेगी वो अग्रिम रूप से की जाएगी। एस जयशंकर के पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने वाले बयान पर जेडीयू लीडर केसी त्यागी का कहना है कि पाकिस्तान के साथ अभी बातचीत नहीं हो सकती है और ना ही तिजारत और क्रिकेट खेलने जैसा माहौल है। ये सब चीजें तब अच्छी लगती हैं जब सब कुछ ठीक होता है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी से सर, राम मंदिर मुद्दे को लेकर जो सुनवाई चल रही है, सीएआई ने फिर से कहा है कि 18 अक्टूबर तक सुनवाई इस पर हो जानी चाहिए, दोनों पक्षों से कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा 4 हफ्ते में अगर फैसला आ जाता है। वीपी सिंह जी के समय से ही जनता दल यूनाइटेड इस राय कर रहा है कि अगर आपसी बातचीत के जरिए ये मसला हल नहीं होता है तो अदालत का फैसला सभी पक्षों को स्वीकार होना चाहिए। इस समय जो सुनवाई चल रही है उस पर हमें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि 18 नवंबर की जो सीमा रेखा तय हुई है वो उस तक ये फैसला आएगा जो देश की सर्व जनता को मानना। सीएआई चूंकि नवंबर में रिटायर कर रहे हैं तो इसके पहले आपको उम्मीद है कि फैसला आ जाएगा। और एक तरह से जो समस्या लंबे वक्त से, आज़ादी के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति भी चल रही होती है, तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। नहीं, विद्वेष खत्म होगा, असहिष्णुता खत्म होगी, आरोप प्रत्यारोप चरित्रहनन की राजनीति खत्म होगी और कुछ तथाकथित दुकानें भी खत्म होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केसी त्यागी, जो कि कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, लगातार जो इसको लेकर के सियासत चल रही है, तथाकथित जो दुकानें हैं वो खत्म हो जाएंगी अगर इस मुद्दे पर फैसला आ जाता है तो। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के पास के साथ क्रिकेट नहीं खेलने के
इस स्टैंड को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हरीश रावत ने हिमायत की है। उन्होंने कहा कि जो मुल्क कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाए उसके साथ क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। सचिव हरीश रावत हमारे साथ है बात करने के लिए। रावत जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर यह बयान दिया कि जो दिन में आतंक, रात को आतंक फैलाए उनके साथ दिन में क्रिकेट नहीं खेला जा सकता है। सरकार के इस स्टैंड को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वैसे हम खेल में कहाँ पाकिस्तान से दूरी बनाएंगे। एशियाड होंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे और ओलंपिक होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगी, मगर क्रिकेट के साथ एक इंडिया का भावनात्मक लगाव है। तो उसको देखते हुए बात समझ में आती है कि जब आप आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हो और खुलेआम इस समय कश्मीर के अंदर जो कुछ है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है, तो ऐसे हालात में कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें। सर, सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है, कहा जा रहा है कि वहाँ भारत की विदेश मंत्री पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर में और तमाम देश में भी अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले की जो साजिश कर रहा है उसको लेकर आज बेनकाब किया जाएगा उस बैठक में पाकिस्तान को। अच्छी बात है, हर फोरम में हमको आवश्यकता है कि हम अपने स्टैंड को रखें और रखी भी जा रही है और पहले भी रखी जाती रही है, मगर पाकिस्तान उससे बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व को ही भारत के से घृणा पर आधारित कर दिया है और भारत में खून खराबा हो, ये जो पाकिस्तान के असली हुक्मरान है, आर्मी है, उसको संतुष्ट करता है। इमरान तो मुखौटा है। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर यूएनएससी में हाफिज सईद के लिए मदद मांगी है। पाकिस्तान का कहना है कि हाफिज सईद को हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत दी जाए ताकि वो खानदान की किफालत कर सके। यूएनएससी ने पाक की गुजारिश को मंजूर कर लिया है। यूएनएससी ने हाफिज सईद के बैंक खातों पर 2008 में पाबंदी लगा दी थी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी के नाम पर फिर बेनकाब हुआ है। 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मदद के लिए इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की मदद ली है। पाकिस्तान एक जानब दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराता है तो दूसरी जानब पाकिस्तान में दहशतगर्दों को न सिर्फ पनाह दी जा रही है बल्कि उनकी परवरिश की जा रही है। इस पूरे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर भी सवाल उठता है कि एक दहशतगर्द को यूएन क्यों इमदाद देने पर रजामंद हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस तरीके से क्या दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सकता है। टेरर फंडिंग मामले पर पाबंदी नहीं लगने की वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। इस मामले के बाद पता चलता है कि पाकिस्तान में आज भी टेरर फंडिंग पर रोक नहीं है बल्कि दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हाफिज सईद के बैंक खातों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पाबंदी के 11 साल होने के बावजूद हाफिज सईद कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। फिर यूएनएससी में पाकिस्तान ये ड्रामा क्यों कर रहा है। यहाँ पर सवाल यूएन सुरक्षा परिषद पर भी खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ जहाँ आतंकवाद पर रोकथाम के लिए यूएनएससी खुद प्रतिबंध लगाता है, वहीं उन्हीं आतंकियों को राहत पहुँचाने के लिए अपने ही प्रतिबंधों में ढील भी दे देता है। तो ऐसे में आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी भी जाए तो कैसे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि पाकिस्तान से बात तो हो सकती है लेकिन टेररिस्तान से नहीं। वो जानबूझकर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है। उसे दहशतगर्दी की पूरी सनत कायम कर रखी है। क्रिकेट पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रात में दहशतगर्दी करने वालों के साथ दिन में क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं। कश्मीर से दफा 370 की मनसूखे का उन्होंने दिफा किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला सोच समझकर किया गया है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती साख दांव पर है। कश्मीर के मसले को वो जितना हवा देना चाहता है उसे उतना ही नुकसान हो रहा है। न्यूयॉर्क में वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने वाजे किया कि पाकिस्तान के साथ बात करने में कोई परेशानी नहीं, लेकिन टेररिस्तान से बातचीत नहीं हो सकती।
काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दफा 370 को मंसूख किए जाने पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब मायूसी में तब्दील हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि आज के दौर में दहशतगर्दी के बलबूते पर मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। You have terrorism in different parts of the world, but there's no part of the world where a country uses it consciously, deliberately as a large-scale industry against its neighbor. So, for me, the issue is not do you talk to them, don't you talk to them. Of course, I mean everybody wants to talk to the neighbor. The issue is how do I talk to a country that is conducting terrorism and which, frankly, I would say follows a policy of implausible deniability. That, they do it, they kind of pretend they don't do it, they know that that pretense is not serious, but yet they do it. So how do you address that? I think it's a huge challenge for us. Dominant narrative of a relationship is of terrorism, suicide bombings, violence. Then you say, okay guys, now tea break, let's go and play cricket. I think that's a very hard narrative to sell to people. So there is, I mean, look, this is a democracy, sentiments of people do matter. The one message I don't want to give is you do terrorism by night and it's business as usual by day. कश्मीर से दफा 370 को मंसूख किए जाने के फैसले पर एस जयशंकर ने कहा कि कश्मीर में मुश्किलात की शुरुआत 5 अगस्त से नहीं हुई बल्कि इससे पहले वहां गड़बड़ी थी। उन्होंने मिसाल देकर अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने यह साफ किया कि दफा 370 हटाए जाने के बाद दफा 370 की मंसूखी कश्मीर के मुश्किलात से निपटने का एक जरिया है। The fact that the level of intimidation had reached a height where you had senior police officers lynched on the streets of Srinagar. You had journalists who wrote against separatism who were assassinated. You had military personnel returning home for Eid who were kidnapped and killed. So, pre-August 5, please remember this, pre-August 5, Kashmir was in a mess. I mean, the difficulties in Kashmir have not started on August 5. August 5 is supposed to be a way of dealing with those difficulties. So when you do this transition, our first concern was that there would be violence, that there would be demonstrations, terrorists would use those demonstrations. And we had the experience of 2016 when there was a self-advertised terrorist cult figure who was killed, a gentleman called Burhan Wani. And after that, there was a spike in violence and about 50 plus people lost their lives. So the intention was manage this transition situation without loss of life. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कहना है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन टेररिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की एक पूरी सनद तैयार की थी और अब पाकिस्तान को इस सनद में अपनी 70 साला सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान का गुस्सा और मायूसी बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खशोगी कत्ल मामले में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खूब किरकिरी हुई थी। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान ने इस मामले में उनका हाथ होने की तरदीद की थी। CIA और मगरबी हुकूमतों का इल्ज़ाम है कि मोहम्मद बिन सलमान की एमा पर ही खशोगी का कत्ल हुआ था। खशोगी कत्ल मामले को 1 बरस पूरे होने को है और इस पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज आइंदा हफ्ते होने को है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए इस केस में नया इंकिशाफ हो सकता है। प्रीव्यू के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट्री में मोहम्मद बिन सलमान का किरदार अदा करने वाले को एक कहते हुए देखा गया है कि खशोगी का कत्ल उन्हीं की निगरानी में हुआ है। और अब रुख करते हैं इराक के शहर करबला का, जहां से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार मुसलसल तरातील कॉन्फ्रेंस के बारे में हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। इराक के शहर करबला में 6ठी आलमी तरातील कॉन्फ्रेंस से ख़िताम पजीर होगी। कॉन्फ्रेंस में इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की किताब रिसालतुल हुकूक के हवाले से हुकूक इंसानी और समाजी इंसाफ के मौजू पर मुकर्रीन ने मकाले पेश किए। रिसालतुल हुकूक की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा और दीगर मज़ाहिब के दरमियान मसलकी और मजहबी इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिशों पर जोर दिया गया।
मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी और समाजी शख्सियात ने आपसी इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के मकसद से इस तरह के जलसों के इनेकाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। न्यूज़ 18 के जरिया यहाँ टीम पूरी आई हुई है जो इंडिया का बहुत मशहूर चैनल है। वहाँ इंडिया के व्यूवर्स के लिए जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू समझते हैं, उनके लिए, मेरे अजीम मुल्क के रहने बसने वालों के लिए चंद कलमात इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं 2-3 मिनट अर्ज करना चाहूँगा उर्दू में। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का मशहूर व मारूफ रिसाला रिसालतुल हुकूक जो इस वक्त मेरे हाथों में है, इस रिसाले से मुतल्लिक ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई है और ये अपनी नौइयत की मुनफरिद बेमिसाल कॉन्फ्रेंस है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने इस रिसाले में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इससे मुतल्लिक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का इत्र आलमी इस्लाम को पेश फरमाया है। ये जिंदगी और बंदगी के लिए रहनुमा उसूल है। ये रिसाला इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए संगे मील की हैसियत रखता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।